हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आज हम बात करेंगे यूपी आरओ एग्ज़ाम की। अब इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए संस्कृति परिवार आप सभी के लिए लेके आ रहा है एक रोज़ाना की एक बेहतरीन 10 क्वेश्चन की सीरीज़। अब इसमें हम सभी सब्जेक्ट्स को एक साथ यहाँ पे 10 क्वेश्चन मिसलेनियस रहा करेंगे, जिसमें आपके मिक्स क्वेश्चन की ये सीरीज़ रहेगी। हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन हो सकते हैं वहाँ पे, तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चंस बाइलिंगुअल हुआ करेंगे, इंग्लिश में भी होंगे और हिंदी में भी होंगे। जो बच्चे हिंदी में बढ़िया से कंफर्टेबल हैं तो वो हिंदी में दें, और जो इंग्लिश में है वो इंग्लिश में पढ़ के उसका आंसर दें। अब ये रोज़ाना आपके लिए 10 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे और उसके लिए आपको एक कॉपी लेनी है। उस कॉपी में उससे जितने भी पॉइंट रिलेट करते हैं क्वेश्चन के आंसर्स के साथ या और दूसरे ऑप्शंस के साथ, तो उनको आप अपनी नोटबुक में नोट भी कर लीजिएगा, जिससे आप जब रिवीजन करें तो वो आपको बहुत मददगार साबित हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा एक अभिकथन है और दूसरा एक कारण है। अभिकथन क्या है? अभिकथन है आपका, भारतीय आर्थिक समृद्धि दर को प्रभावित करने वाले कारकों में बचत दर सर्वाधिक प्रभावी कारक होती है। तो क्या बोल रहा है कि जो बचत दर है वो सर्वाधिक जो क्या है, प्रभावी कारक है। कारण क्या है इसका? बचत के बाद ही निवेश में वृद्धि तथा वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है। ये चीज समझ में आई। अब इसके बाद आपको क्या चुनना है? इसका सही उत्तर चुनना है। यहाँ पे थोड़ी सी टर्म आपको, क्योंकि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा इंग्लिश में ध्यान दे लेना होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं किसको? इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को। यहाँ से इस टर्म को समझ जाइए, क्योंकि ये थोड़ी सी आम बोलचाल में यूज होती है। क्या है ये टर्म? इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। तो जो ग्रोथ रेट को इफेक्ट कर रहा है वो कौन सा सबसे ज्यादा प्रभावी कारक है, ये पूछ रहा है। अब उसके कुछ रीजंस दे रखे हैं भाई, वो रीजंस मैंने आपको बता दिए। तो बताइए कौन सा सही है? ए सत्य किंतु आर असत्य है, ए असत्य है किंतु आर सत्य है। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो एक चीज समझना, आप जब इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे कि भाई जो भारतीय आर्थिक समृद्धि दर है उसको सबसे ज्यादा जो इफेक्ट कर रहा है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है? आपका बचत दर है। क्या है? बचत दर। क्या आप पैसा बचाओगे तो आप क्या करोगे? उन्नति करोगे। यही इसका स्टेटमेंट का कथन का पूरा सार निकल के आ रहा है। तो भाई बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है, ये भी सही है कि भाई बचत अगर आप कर लेते हो तो उसके बाद निवेश में वृद्धि होती है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में क्या मिलता है? हमको प्रोत्साहन मिलता है। ये दोनों ही चीजें सही हैं। तो दोनों चीजें सही हैं, तो ये आपका दोनों सत्य हो गए। अब इसको ये क्या कर रहा है? ये एकदम फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ पे आपका आर ए को सही व्याख्या करता है, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए देख लेते हैं क्या आंसर है। आंसर आपका आंसर सी है। क्लियर? तो यहाँ पे आपको ये चीजें समझनी होंगी कि भाई जो स्टेटमेंट दिया है और उसका जो रीजन दे रखा है, क्या उसको वो फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ से अब थोड़े से ये इस पॉइंट पे नजर डालते हैं कि आर्थिक समृद्धि राष्ट्रीय आय को जो प्रभावित करते हैं वो अन्य कारक कौन से हैं। तो इनकी एक लिस्ट बना लीजिएगा, वो कौन कौन से कारक हैं। एक है आपका बचत और निवेश दर, उनका निर्माण की जो दर होती है वो। दूसरा, श्रम की जो लेबर है उसकी कार्य कुशलता। एक, व्यापार सुगमता, कि आपका जो ट्रांसपोर्ट है उसमें कितनी सुगमता है। फिर उसके बाद मानव पूंजी निर्माण, उसके बाद राजनीतिक इच्छा शक्ति, और आपका एक दिखाई देता है संगठित वित्तीय बाजार में उपलब्धता। ये आपके कितने हो गए? ये आपके हो गए 6 पॉइंट। इसके अलावा भी होते हैं। एक है जनसंख्या नियंत्रण, कि भाई आपकी जो पॉपुलेशन है वो आपने कंट्रोल की है या नहीं की।
उसके साथ साथ संसाधनों की गतिशीलता, जो वहां पर संसाधन है वो खत्म हो रहे हैं या वो बने हुए हैं, आप सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है उसको बना के रख रहे हैं या नहीं रख रहे, ये भी बहुत मायने रखता है। एक है आधुनिक तकनीक और नवाचार को प्रोत्साहन देना, आप एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, ये सब भी बहुत मायने रखता है। और 10वां पॉइंट है संसाधनों का उचित आवंटन व अधिकतम दोहन, FDI। ठीक है, तो आप भाई जो संसाधन है आपके देश के पास उसका कितना यूज कर रहे हैं, उसे किस तरीके से किस डायरेक्शन में यूज करा रहे हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान दीजिएगा। वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग में धीमी बढ़त के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। अब यहां देखो, यहां पे रैंकिंग में ये नहीं पूछा उस इंडेक्स में कि भाई इंडिया की क्या रैंकिंग है, इंडिया की रैंकिंग नहीं पूछी, जबकि ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता था कि भाई आपको ये बताना है कि वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत की क्या रैंक आई है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था। या ये पूछा जा सकता था कि ये रैंकिंग कौन जारी करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई ये रैंकिंग कौन जारी करता है। ठीक है, अब यहां से इस क्वेश्चन को देखते हैं कि भाई जो ये रैंकिंग है उसमें भारत बढ़ नहीं रहा, उसमें गिरावट आ रही है, तो उस गिरावट की क्या रीजंस हैं या धीमी बढ़त के क्या रीजंस हैं, क्योंकि पिछली बार जब आई थी रिपोर्ट उससे इस बार की रिपोर्ट में हम लोग बढ़िया पोजीशन पे आए हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है नहीं, वो बहुत ही कम है। ठीक है, तो वो धीमी बढ़त क्यों है आपको ये बताना है। अत्यधिक जनसंख्या, खराब आधारभूत संरचना, शिक्षा और स्वास्थ्य पर कम व्यय, निम्न प्रति व्यक्ति आय, लो पर कैपिटल इनकम, आपको ये बताना है कि भाई इनमें से कौन से हैं और सही उत्तर चुनना है इनका यूज करके। तो केवल 1 और 2, 1 और 4, 1, 2, 3 या उपयुक्त सभी। तो जल्दी से आंसर दीजिए, इसमें सही आंसर क्या होगा ये बताना है। चलिए अब मैं बताता हूं, देखो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी और चौथा भी, ये चारों ही यहाँ पे बिल्कुल सही कारण हैं जिसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, धीमी बढ़त कर रहे हैं। कहाँ पर, मानव विकास सूचकांक में। तो ऑप्शन नंबर आपका डी एकदम सही है कि भाई ऑल ऑफ द अबव इसके रीजंस हैं। क्लियर, अब आपको यहाँ पे ये सारे के सारे रीजंस दिखाई दे रहे होंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारी जो ये पूरी की पूरी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें धीमी बढ़त है। वो क्या क्या कारण हैं उनको समझते हैं। देखो यहाँ पे एक, अत्यधिक जनसंख्या, ये आपने क्लियर कर लिया। दूसरा, भौगोलिक विविधता, आपके देश इतना बड़ा है तो उसकी भौगोलिक विविधता भी बहुत बड़ा कारण है। फिर संसाधनों का आवंटन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भाई किसमें कहां पर ज्यादा संसाधन है। जैसे अगर आप देखें भारत है, जैसे आधा ही भारत बनाया मैंने, यहां उड़ीसा वाले एरिया में, बिहार झारखंड वाले एरिया में आपको जो मिनरल्स हैं वो ज्यादा तादाद में दिखाई देते हैं, दूसरी जगहों पे उतने नहीं दिखाई देते। तो ये चीजें भी बहुत मायने रखती हैं कि भाई कहाँ पे कौन सा मिनरल मिल रहा है, उसकी ग्रोथ उसके बिहाफ पर भी डिपेंड करती है। दूसरा, खराब आधारभूत संरचना, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वही बढ़िया से डेवलप नहीं हुआ है। फिर वितरण प्रणाली में व्याप्त विसंगतियां, जो वितरण होता है वहां पे बहुत सारी कमियां हैं, वहां बहुत सारी धांधलियां हैं, ऐसा कहा जा सकता है। तो ये भी एक कारण है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर कम सार्वजनिक व्यय, जो हमारी एजुकेशन है और जो हमारा हेल्थ सेक्टर है वहां पे पैसा कम दिया जा रहा है, ये भी है। गरीबी, निम्न प्रति व्यक्ति आय, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो कि ये बताते हैं कि आपका जो HDI है वो किस तरीके से कम बढ़ रहा है। अगर ये अच्छे हो जाएं तो ये बढ़िया से बूम कर जाएगा। क्लियर है ये बात। तो ये सब कुछ आपको समझना होगा। अब यहीं से मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूं कि अगर आप 2023-24 का रैंकिंग देखेंगे
तो इंडिया की रैंकिंग पूछी जा सकती है। तो आपको ये पता होना चाहिए भाई कि इंडिया की ये पूरी की पूरी रैंकिंग क्या है। तो ये रैंकिंग आई है 134। कौन से नंबर पे है भारत? 134 नंबर पे है और ये पूछा जा सकता है। तो जल्दी से ये नोट डाउन कर लें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से करें फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है आपका 3rd नंबर का, कृषि से संबंधित निम्नलिखित योजनाओं को उनके सही कालक्रम में व्यवस्थित करें। आपको कुछ योजनाएं दे रखी हैं, उनके ईयर वाइज क्या करना है? उनको अरेंज करना है। क्या करना है? उनको अरेंज करना है। ये आपको ध्यान रखना है कि ईयर वाइज हो, सबसे पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन और सबसे बाद में कौन। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछता है कि भाई वो बहुत सारी योजनाएं दे देगा, बहुत सारे आयोग दे देगा, आपको वो बोलेगा कि भाई इसको अरेंज करिए कि ये कब कब बने हैं। तो बताइए, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एकीकृत बागवानी विकास मिशन। इसमें आपको बताना है कि 4-2-1-3, 3-1-4-2, 1-4-2-3 या 2-3-1-4, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही अरेंजमेंट दे रखा है? जल्दी से बताइए कि कौन सा सही अरेंजमेंट है आपका। देखिए अगर आंसर दे दिया हो बच्चों ने तो देखिए यहां पर जो पहला ऑप्शन है 4-2-1-3, इसको आप मिलाएंगे तो ये बिल्कुल सही आंसर दिखाई देगा आपको। ठीक है, 4-2-1 और ये 3। अब ये कैसे बोल रहा हूं, पहले ये लिख लो कैसे बोल रहा हूं, इनका ईयर बता देता हूं। देखिए यहां पे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना जो है आपकी, वो कब शुरू हो रही है? वो शुरू हो रही है 2019 में। कब शुरू हो रही है भाई? 2019 में शुरू हो रही है। इसके बाद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये कब शुरू हो रही है? ये 2016 में स्टार्ट हो रही है। फसल बीमा कब स्टार्ट हो रही है? 2016 में स्टार्ट हो रही है। फिर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये कब स्टार्ट हुआ है? ये 2020 में है। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बारे में जब बात आई थी तो ये बहुत चर्चा में रहा था, 2020 की बात है ये। और फिर एकीकृत बागवानी विकास मिशन, ये कब है आपका? ये आपका 2014-15 के बजट के मामले में आया था कि भाई आपको एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत चीजें करनी होंगी। तो सबसे पहले 2015 वाला आपको ध्यान रखना है, फिर 2016, फिर 2019 और फिर आपका हो गया 2020। क्लियर है ये बात? तो ये डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हुए भूमि सुधार से संबंधित नहीं है? ध्यान रखना है, भूमि सुधार से संबंधित नहीं है पूछ रहा है। पहला, मध्यस्थों का उन्मूलन, काश्तकारी में सुधार, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, या चौथा कृषि जोतों में सुधार। ध्यान रखिएगा आंसर क्या बोलना है आपको। आंसर देना है नॉट रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। ध्यान दीजिए, आपको नॉट रिलेटेड बताना है। तो जल्दी से आंसर दीजिए, देखता हूं क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग। बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने आंसर दे दिया है और इसका सही आंसर है सी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये आपका भूमि सुधार से रिलेटेड है ही नहीं, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। और ये कब आया था? ये फैब में आया था, 2019 का मसला था ये। ठीक है, अब मैंने ऐसे ही बता दिया कि प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान निधि योजना स्टार्ट की गई थी वो कब की गई थी? फैब 2019 में। बाकी ये जो 3 हैं आपके, वो तीनों आपके भूमि सुधार से हैं, ये नहीं है। ठीक है, ये वाला मसला नहीं है। तो इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें जान लें तो आपके लिए बेहतरीन चीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको 4 पॉइंट लिखे हुए हैं जो यहाँ पे आपको ध्यान रखने हैं कि भाई मध्यस्थों का उन्मूलन, काश्तकारी में सुधार, जो संबंधित सुधार, कृषि जोतों का न्यायपूर्ण वितरण आदि, ये सब कुछ इसमें आता है। क्लियर है ये बात?
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। और वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है भारत में स्थित निम्नलिखित कृषि जोतों के बढ़ते क्रम में उसके सही क्रम को व्यवस्थित करें। आपको क्या करना है? आपको करना है कि जो कृषि जोत होती हैं उसको क्या करना है? अरेंज करना है एक सही ऑर्डर में। किसमें? एक सही ऑर्डर में अरेंज करना है कि भाई वो किस तरीके से आते हैं। लघु जोत सबसे पहले आती हैं, या माध्यम जोत आती हैं, सीमांत जोत आती हैं, या बृहद जोत आती हैं। तो आपका 4 1 3 2, 4 1 3 2 के बाद 2 4 3 1, 3 1 2 4, या आपका 2 3 4 1। जल्दी से बताएं, स्मॉल, मीडियम, मार्जिनल, लार्ज, कौन सा सही वाला ऑप्शन आप चूज करेंगे? देखिए, अगर आपने कभी किसान फैमिली से अगर आप आते हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर लेकिन नहीं आते फिर तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि जो सीमांत होते हैं, कौन होते हैं? जो सीमांत होते हैं उसको सबसे छोटे पे रखो। कहाँ पे रखो? सबसे स्मॉल पे रखो। स्मॉल की जगह, स्मॉल क्योंकि ऊपर आ जाएगा, मार्जिनल एकदम मार्जिन पे रखो। ठीक है, एकदम किस पे रखना है? मार्जिन पे रखना है। तो सबसे पहला तो यही हो गया, फर्स्ट ये हो गया। तो इसका मतलब एक यहीं पे आ रहा है थर्ड, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, आंसर तो हमें पता चल गया। ठीक, तो आंसर तो हमें पता चल गया, लेकिन अब इसको याद कैसे करें? तो पहले ही मैं बता दूं कि जो ये जोत होती हैं, जो ये कृषि जोत होती हैं भाई, जो एग्रीकल्चर की ये जो जोत होती हैं वो 5 पार्ट में डिवाइड होती हैं। कितने पार्ट्स में? 5 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। यहाँ पे तो 4 ही लिखे हैं, एक इसमें और आती है, तो उसको भी समझना जरूरी है। तो इसमें आपके हेक्टेयर के हिसाब से डिवीजन होता है। किसके हिसाब से? हेक्टेयर के हिसाब से। ठीक है, हेक्टेयर के हिसाब से होता है, हेक्टेयर लिख देते हैं। ठीक, हेक्टेयर के हिसाब से होता है। तो यहाँ पे इसको अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे देखना होगा कि मैंने अभी बताया कि कितने वर्गों में? 5 वर्गों में। एक वर्ग होता है सीमांत। कौन सा होता है भाई? सबसे पहला होता है सीमांत। अब सीमांत से जो बड़ा होता है उसे कहते हैं लघु। क्या कहते हैं? लघु। तो यहाँ पे बड़ा आ गया लघु। उसके बाद लघु मध्य कहते हैं। तीसरा होता है लघु मध्य या मध्यम, ये तीसरा हो गया। फिर मध्यम होता है, लघु हटा दो, फिर मध्यम बढ़ा दो, सिर्फ और सिर्फ मध्यम रख दो। और सबसे बड़ा जो होता है वो आपका लार्ज होते हैं, बृहद होते हैं। क्या होते हैं? बृहद होते हैं। तो इनमें कुछ डिवीजन होते हैं कि भाई कितने कितने हेक्टेयर दिया जाएगा। जो सबसे छोटा होता है उसमें 1 हेक्टेयर तक या 2.5 एकड़ तक ही जमीन होती है, इससे कम मात्र इतनी ही होती है, इससे मैक्सिमम नहीं हो सकती। फिर लघु की बात करें तो आपसे 1 से 2 हेक्टेयर आती है। कितनी? 1 से 2 हेक्टेयर यहाँ पे याद रखनी है, ये चीज आपको पूछी जाती है पेपर में। फिर तीसरे में लघु मध्यम में 2 से 4, कितनी? 2 से 4 हेक्टेयर। मध्यम में 4 से आपकी 10 हेक्टेयर। और 10 से अगर बड़ी जोत वाले किसान हैं तो 10 हेक्टेयर से जितना भी बड़ा एरिया आपके पास है तो वो सब इसी में आ जाता है। क्लियर है ये चीज? तो इन 5 को जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये आपके काफी काम आएंगे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? सीमांत होता है, उसके बाद लघु होता है, फिर लघु मध्यम होता है, फिर उसके बाद मध्यम होता है, और फिर बृहद होता है। क्लियर है? चलिए छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है, और विचार किस पे करना है? जो आपका एमएसपी होती है। क्या होती है? एमएसपी। आपका एमएसपी का हिंदी में वर्जन होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, और इंग्लिश में क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब ये क्या होती है पहले यही समझ लो। जब सरकार क्या देती है? किसान को फसल का पैसा देती है। ठीक है, फसल की एक फिक्स अमाउंट कर देती है कि भाई हम इतना तो दे ही देंगे। किसको? किसान को। तो यही आपकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार फसल बोने के बाद करती है। ठीक है, न्यूनतम मूल्य के तहत सरकार द्वारा किसानों को अपनी फसल के लिए
दी जाने वाली कीमत गारंटी होती है। फिर नीचे दिए गए जो कूट हैं उसका सही उत्तर का चयन करना है। आपको बताना है जो एमएसपी होती है वो फसल बोने से पहले दी जाती है या बाद में। पहला तो पॉइंट यही हो गया क्योंकि यहाँ पे बाद में लिखी हुई है, और ये आपको अभी पॉइंट बोला कि भाई फिक्स कर देते हैं पहले से कि ये तो मतलब देंगे ही देंगे। तो कौन सा सही होगा कौन सा गलत, जल्दी से बताएं। बहुत बढ़िया, अगर आपने मेरी बात सुनी होती तो आंसर बिल्कुल सही देते। दो आंसर इसका एकदम सही है भाई, जो ये दूसरा पॉइंट है वो एकदम सही है। ठीक है, अब पहला वाला क्यों गलत है? बोने के बाद नहीं होता, ये बोने से पहले ही फिक्स कर देते हैं। ठीक है, बोने से पहले ही आपको ध्यान रखना है कि भाई एमएसपी जो होती है वो बोने से पहले दी जाती है, ना कि बाद में। ठीक है, बोने से पहले दी जाती है, बाद में नहीं दी जाती वो। ठीक है, तो ओनली 2 इसका सही आंसर था, ओनली 2। क्लियर है ये बात? चलो अब यहां पर थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। जो एमएसपी होती है उसकी घोषणा सरकार बोने से पहले करती है। दूसरा, एमएसपी मूल्य एक प्रकार की बीमा है। क्या है? एक इंश्योरेंस है जिसे सरकार किसानों को उस स्थिति में संरक्षित करने के लिए देती है जब अच्छी फसल या अधिक पूर्ति के बाद मूल्य में गिरावट आ जाती है। जब बाजार में अनाजों के मूल्य गिर रहा होता है तो किसान सरकारों से समर्थन मूल्य पर खरीद सकते हैं। ये पूरा आपको ध्यान रखना है। यह वह न्यूनतम मूल्य है, ये मिनिमम वो प्राइस है जिसमें किसानों को अपनी फसल के लिए एक आवश्यक रूप से प्राप्त होता है। क्लियर? तो सरकार पहले ही फिक्स कर देती है भाई हम इतना तो देंगे ही देंगे, आप इससे ऊपर भी दे सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होती है। चलिए आगे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको तो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। इसको फिर से बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन हर बार आएगा, हर साल आता है और हर बार आता रहेगा। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध गरीबी से नहीं है? आपको कुछ समितियां दे रखी हैं, आपको बताना है कि कौन सी समिति का संबंध गरीबी से नहीं है। पहला है आपका अलग समिति, दूसरा है रंगराजन समिति, तीसरा है तेंदुलकर समिति, चौथा है लक्कड़बाल समिति। ठीक है, जल्दी से बताएं कौन सा है। देखो केवल 1 और 4, 2 और 3, 3 और 4 या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। जल्दी से आंसर दें कि कौन सा ऐसी समिति है जिसका संबंध गरीबी से नहीं है। ठीक, अब देखो यहां पे आपको पता है गरीबी से अलग भी है, रंगराजन भी है, तेंदुलकर भी है और आपका लक्कड़बाल भी है। ये चारों ही गरीबी से हैं। तो कौन सा हो जाएगा भाई? नन ऑफ द अबव, कि इनमें से सारे के सारे गरीबी से हैं, ऐसा कोई है ही नहीं जिसका नहीं है, है ना। तो चारों ही हैं। अब इसके अलावा इसके और भी ऐसी समितियां हैं जो गरीबी के लिए, गरीबी हटाओ, है ना, हटाने के लिए या उस पर चर्चा करने के लिए बनाई गई थी। उनको भी देख लेते हैं। ये 4 तो आपको पता रखनी ही रखनी है। अब वो कौन कौन सी हैं ये देख लो। एक है आपकी योजना आयोग कार्य समूह, जो कि 1962 में लाई गई थी। सबसे पहली बार यही गठित की गई थी और ये 1962 में की गई थी। दूसरा आपके B.M. दांडेकर और आपका N. रथ, ये आपको ध्यान रखनी है, ये 1971 में आई थी। तो या तो आप N. रथ जी के नाम से याद कर लीजिए या दांडेकर एंड N. रथ के नाम से याद कर लीजिए। दूसरा के बाद तीसरी है अलग समिति, और अलग कब आई है? 1979 में आई है। फिर लक्कड़वाला, ये आपकी 1993 में आई है। तेंदुलकर आपकी 2009 में आई है। अब ये क्रिकेटर तेंदुलकर जी नहीं है, ये अलग व्यक्ति हैं। ठीक है, तो अलग और तेंदुलकर, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। और सबसे लास्ट में रंगराजन समिति 2014। तो ये आपकी 6 ऐसी समितियां हैं जो गरीबी हटाओ या उस पर क्या काम करना चाहिए सरकार को, उसके लिए इनका गठन किया गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है योजना आयोग के तहत की गई। फिर दूसरी आपका दांडेकर और N. रथ के द्वारा, जो कि 1971 में थी, अलग 1979 में थी। उसके बाद लक्कड़वाला आपकी 1993 में थी और उसके बाद 2009 में तेंदुलकर थी और सबसे एंड में आपकी रंगराजन समिति थी, जो कि आपकी 2014 में थी। क्लियर? तो ये 6 समितियां ऐसी हैं जो आपके गरीबी के लिए बनाई गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपके कुछ देश दे रखे हैं और उनके सामने उनकी मुद्राएं दे रखी हैं। आपको मिलान करना है कि भाई कौन से के साथ मिलता है या रिलेट करता है। तो फ्रांस, जापान, सोमालिया, इंडोनेशिया। अब एक तरफ तो यहाँ मुद्रा दे रखी है, हो सकता है इनकी राजधानी भी पूछ ले, क्योंकि राजधानी का क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है। इस बार पीसीएस में पूछा भी गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। फ्रांस, जापान, सोमालिया, इंडोनेशिया। कौन सा सही आंसर है जल्दी से देखिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से देख लीजिए। एक से अगर आपने मिला लिया तो आप फिर आंसर दे जाएंगे, क्योंकि एक बहुत आसान है। यहां से अगर एक पे आपने नजर डाल ली तो फिर बढ़िया है। जैसे फ्रांस की हर किसी को पता है कि भाई फ्रांस की यूरो है। क्या है आपके? फ्रांस की यूरो है। पहला तो क्लियर हो गया। तो पहले का दो यहां पे भी है और यहां पे भी है, तो ये खत्म, ये खत्म। अब जापान के पास जाएंगे तो जापान की है येन। क्या है? जापान की येन। तो दूसरे का पहला, ये तो खत्म हो गया। आंसर हो गया सी ऑप्शन। बचा कौन सा? सोमालिया की आपकी शिलिंग और इंडोनेशिया की रुपया। कौन सी है भाई? रुपया। तो इंडोनेशिया का रुपया है, ये आपको याद रखना है। तो यहां इस तरीके से आपको ये सारी की सारी याद कर लेनी है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कैपिटल का, तो कैपिटल भी तो पूछी जा सकती है ना भाई। तो कैपिटल फ्रांस की तो सभी को पता है, पेरिस है। जापान की टोक्यो है। सोमालिया की आपके लिए थोड़ी सी टफ हो सकती है, मोगादिशु है वैसे, ठीक है। कौन सी है? मोगादिशु। अब इंडोनेशिया की कैपिटल आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। पुरानी तो वो सबको पता है, नई कैपिटल बतानी है कमेंट बॉक्स में। तो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। मैं वेट करूंगा, बाकी मैं कल तो बता ही दूंगा, ठीक है। तो ये आंसर यहां पे दे रखे हैं जो मैं बता चुका हूं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नवा क्वेश्चन है और नवे क्वेश्चन के साथ आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन भी है। पूंजी बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह देश के भीतर तथा बाहर अल्पकालीन फंड प्राप्त करने का बाजार होता है। किसके बारे में बोल रहा है? ये आपका बता रहा है कैपिटल मार्केट के बारे में। किसके बारे में? कैपिटल मार्केट के बारे में बात कर रहा है कि भाई जो कैपिटल मार्केट होता है वो भीतर से भी और बाहर से भी कहीं से भी अल्पकालीन फंड अरेंज कर लेता है। दूसरा, भारत में पूंजी बाजार को केंद्रीय, यहाँ केंद्रीय होगा, केंद्रीय रिजर्व बैंक के द्वारा विनियमित किया जाता है। आरबीआई कहते हैं ना इसे। तो आरबीआई के द्वारा क्या किया जाता है? उसको रेगुलेट किया जाता है। तो ये आपको बताना है, रिजर्व बैंक के द्वारा रेगुलेट किया जाता है और ये आउटसाइड और इनसाइड दोनों जगह से अरेंज कर लेता है। क्या? अल्पकालीन फंड। सही उत्तर का चुनाव करें। केवल एक, केवल दो, ना तो एक ना दो, और एक दो दोनों। जल्दी से बताएं। देखो इसका जो सही जवाब है वो है आपका सी ऑप्शन। कौन सा है भाई? सी ऑप्शन। अब कहेंगे आप कैसे है इसका सी ऑप्शन? तो ये चीज आपको समझनी होगी कि ये अल्पकालीन नहीं होता है। ये जो फंड होता है अल्पकालीन नहीं होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। कितने के लिए? एक लंबे समय के लिए होता है। तो लॉन्ग टर्म आना चाहिए था यहाँ पे पहली चीज। तो ये शॉर्ट टर्म लिखा हुआ था, तो ये गलत। ये बाहर से अंदर से दोनों जगह से पैसा तो उठाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म नहीं आता है इसमें। दूसरी चीज, ये भी पॉइंट गलत है। तो यहाँ आरबीआई नहीं होता भाई, यहाँ आरबीआई नहीं होता है, यहाँ सेबी होता है। ये सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। किसके द्वारा? सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, ना कि आरबीआई के द्वारा। ये चीज आपको समझनी होगी और यही पॉइंट आपको आयोग फंसा के रख देता है। वहां पे पढ़ेंगे आप, फ्लो में होंगे और आंसर दे देंगे। तो यही पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है और सेबी रेगुलेट करती है, ना कि आरबीआई। तो सी ऑप्शन इसका सही था। यही कुछ आपके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट, तो यहाँ पे मैंने बता भी दिया है, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक तरफ बैंक दे रखे हैं और एक तरफ उनकी स्थापना वर्ष दे रखी है। अब आपको बताना है कि मिलान करके कौन सा यहाँ पे कूट सही बैठ रहा है। पहला, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक,
जल्दी से बताएं कि कौन सा सही यहां पे मिलान है आपका, जल्दी से बताएं कौन सा सही मिलान है। देखो, अगर एक याद कर लोगे ना आप तो बिल्कुल सही हो जाता। अगर आपको इंपीरियल बैंक का पता होता तो आप सही कर लेते, क्योंकि इंपीरियल बैंक कब है, 1921। 1921 में अगर आप यहां C से 4 को मिला देते तो ना तो यहां था, ना यहां था, ना यहां था, तो आंसर तो पता चल जाता आपको कि C ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो अब इसके बारे में डिटेलिंग देख लेते हैं। देखो भाई, पहला, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक कब बनी है, 1985 में बनी है। अब मेरे साथ इसको लिखते हुए भी चलना। दूसरा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 1990 में बनी है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद रखिएगा, 1921 में बनी है। ठीक है, कब बनी है, 1921 में बनी है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक, ग्रामीण विकास बैंक 1982, 1982। यहां से अन्य वित्तीय संस्थाओं की भी अगर बात कर लें तो भाई इनको भी देख लेते हैं। आरबीआई, आरबीआई कब बनी है, 1 अप्रैल 1935, 1935। भारतीय औद्योगिक निगम 1948। भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम 1955। भारतीय स्टेट बैंक बहुत पूछा जाता है भाई, 1 जुलाई 1955। अब मैंने जनवरी और जुलाई क्यों लिखा है, क्योंकि इनको अरेंज भी करवा लेता है। वो क्या करा लेता है, अरेंज करने के लिए भी बोल देता है कि भाई अरेंज करो। जैसे अभी तो मिलाने के लिए बोला है, अभी अरेंज भी करवा लेगा कि भाई पहले कौन सा, और ईयर लिखेगा नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। इसके अलावा भी थोड़ी सी देख लीजिए, भारतीय यूनिट ट्रस्ट 1 फरवरी 1964, 1964। कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक 12 जुलाई 1982। भारतीय निर्यात आयात बैंक 1 जनवरी 1982। राष्ट्रीय आवास बैंक जुलाई 1988। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975। भारतीय जीवन बीमा निगम 1956। भारतीय साधारण बीमा, और ये है आपका 1972। तो हमारे पास ये सारी की सारी जो वित्तीय संस्थाएं थीं, अब उनका भी डिटेल हमने यहाँ लिख लिया है। और ये बहुत बहुत बार पूछा गया है भाई, ये बहुत बार पूछा गया है, इसलिए कह रहा हूँ कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ आप जब भी क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई हमने कुछ सीखा, और रोज़ाना 10 क्वेश्चन लगाते हुए हम 100 क्वेश्चन के बराबर उसमें डिटेलिंग कर लेंगे। तो अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या है। ठीक है भाई, तो पढ़ते रहिए और रात की लाइव क्लास ज़रूर देखिए। जो कुछ नहीं समझ में आता है तो रात में आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो बढ़िया से पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।